हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक, रिस्पायरेटरी सिस्टम। और इस रिस्पायरेटरी सिस्टम को जानने से पहले तुम लोग जानोगे रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। पहला क्या जानोगे? रिस्पायरेशन ये रिस्पायरेशन को समझने के लिए ये पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम समझाया जाएगा। देखो, रिस्पायरेशन जीवधारियों में होने वाली वह जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें जीव वातावरण की ऑक्सीजन को लेता है अपने श्वसनांगों से, और वह श्वसनांगों से होता हुआ कोशिकाओं तक पहुंचता है, और कोशिकाओं में सरल भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो तो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं में काम आती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है श्वसन के दौरान, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए अनुपयोगी होती है, इसीलिए श्वसनांग के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो श्वसन प्रक्रिया है ये श्वसन तंत्र द्वारा संपन्न होगा। तो तुम लोगों को पहले बताया जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उसकी संरचना क्या है, और यह रेस्पिरेटरी सिस्टम में उपस्थित इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में उपस्थित विभिन्न अंग वायुमंडल की ऑक्सीजन को कैसे फेफड़े तक ले जाते हैं और फिर फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। तो जो पहला जानोगे वो जानोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं रिस्पायरेशन में और उपस्थित है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो वे अंग जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में उपस्थित होते हैं ये निम्न 8 अंग हैं जिससे ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम बनेगा। पहला है नोज, दूसरा है नेजल कैविटी, तीसरा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम। ये 8 ऑर्गन हैं जिससे मिलकर ये ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम बना है। ठीक है, तो तुम बाई बाई करके इन 8 ऑर्गन के संरचना के बारे में जानोगे। तो ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो पहला है वो है नोज। ये जो नोज है जो ह्यूमन का होता है, ये नोज जो अपने चेहरे में तुम देखती हो, ये 2 नॉस्ट्रिल द्वारा, 2 छिद्रों के द्वारा वायुमंडल में खुलता है, और इन नोज के दोनों छिद्रों से होकर वायुमंडलीय हवा अंदर प्रवेश करती है। इस नोज के दोनों छिद्रों के अंदर नेजल कैविटी होती है, और उसी कैविटी से होकर जो दूसरा है वो नेजल कैविटी है, इसी नेजल कैविटी से होकर हवा अंदर प्रवेश करती है। ये जो नेजल कैविटी है जो कि दोनों छिद्र जिसमें इस नोज के दोनों छिद्र नॉस्ट्रिल जिसमें खुलते हैं, वो उसकी जो आंतरिक दीवार होती है उस श्लेष्मिक कला से, म्यूकस मेम्ब्रेन से स्तरित रहती है, क्योंकि इन दीवारों से लगातार एक हल्का और चिकना तरल निकलता है जिससे नोज के अंदर पाई जाने वाली नेजल कैविटी चिकनी बनी रहे, और इसके अतिरिक्त इसकी आंतरिक दीवारों में, नोज के नेजल चैम्बर के आंतरिक दीवारों में सील या रोम सदृश संरचना पाए जाते हैं।
वो रोम और नेजल कैविटी की आंतरिक दीवारों की श्लेष्मिक मेम्ब्रेन से निकलने वाला श्लेष्म जब हवा अंदर प्रवेश करती है तो उसमें उपस्थित धूल के कण को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और अंदर फेफड़े तक नहीं पहुंचने देता, या अंदर के जो रेस्पिरेटरी आर्गन है उसमें नहीं जाने देता। तो नेजल कैविटी में उपस्थित श्लेष्म जो वायु अंदर प्रवेश करती है नोज से होकर, उसमें उपस्थित धूल के कणों को पकड़ लेते हैं श्लेष्म। उसके बाद नेजल कैविटी अंदर नलिकाकार संरचना में खुलती है जिसको फेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स जब हम तुम लोग को डाइजेशन पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे कि फेरिंग्स नलिकाकार संरचना होती है। इसमें दोनों खुलता है, अपने आहार नाल का गलट भी खुलता है, निगल द्वार भी खुलता है और वो स्वर यंत्र भी इसी में खुलता है और निगल द्वार भी इसी में खुलता है। तो ये फेरिंग्स है जिससे हवा होके जाती है, ये नलिकाकार संरचना होती है। और फेरिंग्स के बाद देखो ये लैरिंग्स, ये यहाँ से डायग्राम में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। ये लैरिंग्स से होके डायफ्राम तक ये लंग्स को बनाया गया है। देखो ये लैरिंग्स बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो चौथा भाग लैरिंग्स है वो एक बॉक्स लाइक संरचना है, ठीक है। ये जो बॉक्स होती है वो कई उपास्थियों की बनी होती है और इस बॉक्स के अंदर दो स्वर रज्जु होते हैं, वोकल कार्ड होते हैं जो कंपन पैदा कर कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये जो लैरिंग्स बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, उपास्थियों की बनी संरचना होती है, उसकी जो छिद्र होता है उसको तो ग्लॉटिस कहते हैं। और इस ग्लॉटिस के ऊपर इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर जो छिद्र है वो ग्लॉटिस है और ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना, एक उपास्थि की बनी ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ईपीग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीग्लॉटिस। लैरिंग्स का जो छिद्र ग्लॉटिस होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लैरिंग्स है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो कई उपास्थि का बना हुआ है। और इस बॉक्स लाइक संरचना के अंदर वोकल कार्ड होता है, स्वर रज्जु होता है जिसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसके ऊपर ये जो ढक्कन लाइक संरचना है जो उपास्थि की बनी है ईपीग्लॉटिस, ईपीग्लॉटिस उस वक्त इस लैरिंग्स के ग्लॉटिस को बंद कर देता है जब हम भोजन को निगलते रहते हैं। तो इस लैरिंग्स के ऊपर पाई जाने वाली ईपीग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को बंद कर देता है, लैरिंग्स के छिद्र को बंद कर देता है। ये जो लैरिंग्स है अब पीछे ट्रेकिया में खुलता है। ये देखो ये ट्रेकिया है, ये ह्यूमन की जो श्वास नली है लगभग ये तुमको 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और ये जो नली है जो कि लैरिंग्स के पश्च भाग से शुरू होती है, ये श्वास नली जो है लैरिंग्स के पिछले भाग से शुरू होगी और अपनी जो थोरेसिस कैविटी है जिसमें कि हमारा हार्ट और फेफड़ा पाया जाता है, थोरेसिस कैविटी के मध्य भाग तक पाई जाती है। तो ये जो ट्रेकिया है, श्वास नली है, ये नीचे जाकर डायफ्राम में जब प्रवेश करती है तो ये थोरेसिस कैविटी के मध्य भाग में दो भागों में विभक्त हो जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो ट्रेकिया है, श्वास नली है जो कि लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी है, थोरेसिस कैविटी के मध्य भाग में दो भागों में विभक्त हो जाएगी और दोनों फेफड़े में चली जाती है, दाहिने और बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। ये जो पहले तो ये ट्रेकिया श्वास नली दो भागों में विभक्त हुई और दोनों फेफड़े में जाएगी
दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में, जब ये दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है तो कई भागों में विभक्त होगी। जब ये प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। जब ये विभाजित होगी तो बनाएगी सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस विभाजित होकर बनाएगी टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस भी विभाजित होती है तो टर्मिनल ब्रोंकस बनाती है, और टर्मिनल ब्रोंकस छोटे छोटे वायु कूपिकाओं में प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं, जब कूपिकाओं में वो प्रवेश कर जाती है तो उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती हैं। दोनों फेफड़ों में कुल मिला के लगभग 30 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं, जो फेफड़े के क्षेत्रफल थल को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं, जिससे कि अधिकाधिक वायु अंदर प्रवेश कर सके। तो ये मनुष्य का फेफड़ा है। ये ब्रोंकाई के बाद जो सातवां आर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है फेफड़ा। मनुष्य के थोरेसिस कैविटी में, वक्ष गुहा में, गुलाबी रंग की अत्यधिक लचीली ये दो दाहिना और बाएं फेफड़ा मिलेगा। ये फेफड़ा हृदय के दोनों ओर उपस्थित होता है, और जिस कैविटी में ये फेफड़ा पाया जाता है इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। जिस कैविटी में ये फेफड़ा रहता है उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। यह गुलाबी रंग का होता है। ये जो दाहिना फेफड़ा होता है ये बाएं फेफड़े की तुलना में चौड़ा और बड़ा होता है, लेकिन लंबाई में छोटा होता है। ये जो दाहिना फेफड़ा होता है इसमें दो खाच पाए जाते हैं, दो फीसर पाए जाते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ फीसर और दूसरा होता है ये तिरछा खाच, ऑब्लिक फीसर और हॉरिजॉन्टल फीसर। ये जो दाहिना फेफड़ा है दो फीसर के कारण 3 भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाले को कहते हैं सुपीरियर लंग्स लोब, बीच वाले को कहते हैं मिडिल लंग्स लोब और नीचे वाले को कहते हैं इंफीरियर लंग्स लोब। तो 2 फीसर के कारण मनुष्य का दाहिना फेफड़ा 3 भागों में विभक्त होता है, जबकि बाएं फेफड़े में एक ऑब्लिक फीसर पाया जाता है, जिसके कारण ये 2 भागों में विभक्त होगा। सुपीरियर और इंफीरियर लंग्स में विभक्त, लोब में विभक्त होता है। सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब में विभक्त होगा, जबकि जो दाहिना फेफड़ा है वो 3 लोब में विभक्त है। सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब में विभक्त होता है। फेफड़े के ऊपर एक बहुत ही पतली रक्षात्मक झिल्ली पाई जाती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहती हैं। दोहरी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। फेफड़ा दोहरी झिल्लियों से घिरा होता है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े के ऊपर जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी और फेफड़े के मध्य में लिक्विड पाया जाता है। इसके वजह से जब फेफड़ा पंप करता है तो घर्षण न उत्पन्न हो, इसकी दीवारों के घर्षण से बचाव करता है। वो जो प्लूरल कैविटी और फेफड़े के मध्य में तरल पाया जाता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। वो फेफड़े के बाहरी दीवारों को घर्षण से बचाता है। ये जो फेफड़े की दीवार है वो घर्षण से बची रहती है। इसके अतिरिक्त ये जो ट्रेकिया है, जो श्वास नली है, जो कि ऊपर से नीचे तक कई भागों में विभक्त हुई है। पहले ट्रेकिया वक्ष गुहा के मध्य भाग में 2 भागों में विभक्त हुई, फिर फेफड़े में प्रवेश करके प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस और वायु कूपिकाओं में, एयर सैक में ये ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। ये जो ट्रेकिया है इसकी दीवारों में सी आकार के कार्टिलेज के बने छल्ले पाए जाते हैं,
और ये जो छल्ले होते हैं वो टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स तक पाए जाते हैं, लेकिन जब ये ब्रैंक्यूल्स कूपिकाओं में प्रवेश करते हैं तो उनमें छल्ले नहीं पाए जाते, उनकी दीवारों में छल्ले नहीं पाए जाते। और ये जो कूपिका होती है, ये जो फेफड़े की कूपिकाएं हैं, एयर सैक है, उसकी संरचना इस प्रकार होती है कि देखो, एक कूपिका को बाहर निकाला गया है, एक कूपिका को बाहर निकाल दिया गया। ये जो एयर सैक है, इसकी जो बाहरी दीवार होती है, उन दीवारों पर धमनी और सिराओं का जाल बिछा होता है। देखो, इसकी जो दीवार होती है, उन दीवार में धमनी और सिरा का जाल बिछा दिया जाता है, जिसके कारण जो वायु है वो इनमें प्रवेश करती है। धमनी सिराओं का जाल बिछा है और इनमें धमनियाँ भी, इनकी दीवारों पे धमनियाँ भी होती हैं, शिराएं भी होती हैं। जब इस वायु कूपिका में वायु प्रवेश करेगी तो इनकी दीवार, जैसे मान लो ये गुहा है, अंदर कैविटी है, तो इसकी जो दीवार होती है उस पे धमनी और शिरा का जाल बिछा है। जब इसके अंदर हवा आती है तो ये जो धमनी और शिराओं की दीवार इतनी पतली होती है कि ये जो इसमें उपस्थित ऑक्सीजन इस नलिका, इनकी नलिका, इसकी दीवारों के ऊपर जो नलिकाएं पाई जाती हैं उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ले ली जाती हैं और ये फिर विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से, रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में भेज दी जाती हैं। तो ये हुई तुम्हारी फेफड़े की संरचना। इसके अतिरिक्त ये तो इसकी संरचना है। इसके बाद तुम लोग पढ़ोगे क्रिया विधि। फेफड़े की क्रिया विधि, किस विधि से फेफड़ा या श्वसनांग वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और यह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है और कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होती है वो पुनः कैसे बाहर निकाला जाता है, इसी श्वसनांग के द्वारा उसको पढ़ाया जाएगा।